नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में अब कुर्बानी की मांग भी हो रही है। दरअसल ये कुर्बानी इसलिए कि कांग्रेस पर इस बात को लेकर AIMI जो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी है, जिसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी के मध्य प्रदेश के सचिव तौकीर निज़ामी ने कहा है कि हमें कांग्रेस से भी कुर्बानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सुंदरकांड का पाठ करती है प्रदेश कार्यालय में। कांग्रेस गणेश जी की प्रतिमा बिठाती है मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में, हनुमान चालीसा का पाठ करती है। तो फिर कल ईद का दिन है, तो नमाज क्यों नहीं और बकरा ईद पर कुर्बानी क्यों नहीं? ये सवाल वाजिब भी है और सियासत के हिसाब से मौजूद भी है, क्योंकि इलेक्शन का ईयर है। कह सकते हैं कि मौका भी है, मौसम भी है और दस्तूर भी है। आखिर कांग्रेस ऐसा कैसा धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ रही है जिसमें वो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ती है, सुंदरकांड पढ़ती है, लेकिन कुर्बानी के नाम पर उसका अभी कोई जवाब नहीं आया है। इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की हमारे पास एक बाइट है, जिस पर वो अपने विचार रख रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री PC शर्मा की। चर्चा की शुरुआत के पहले हम उनकी बाइट सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे परिचय करा दूं कि स्टूडियो में मौजूद है हमारी इस बातचीत पर अपने विचार रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार युगराज योगेश जी। स्काइप पर जुड़ेंगे ग्वालियर से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत तोमर जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले सुन लेते हैं नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा और PC शर्मा ने क्या कहा। चचा जान, जिंदगी भर आप हिंदू और हिंदुत्व का हलाला करते रहे। अब आपसे बकरे की हलाली की डिमांड आ गई है। शर्म धर्मनिरपेक्षता का जो चोला आप ओढ़े हुए हैं और इसको ओढ़कर आप जो हिंदू और हिंदुत्व को नकारते हैं, ये तो आपके संग दिग्विजय सिंह जी होना ही था। कांग्रेस पार्टी की इस मान्यता को कि ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये उनके इस स्टेटमेंट से, उनके इस पत्र से सिद्ध हो गया जो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को लिखा है कि कांग्रेस कमेटी में कुर्बानी की अनुमति दी जाए। तो हमने सुना किस तरह से कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहती है, और राष्ट्रीय स्तर की अगर राजनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी पर भी भाजपा की बी टीम होने का आरोप चस्पा होता है। लेकिन सवाल नैतिकता के मुद्दे की अगर हम बात करें, सियासत की बात करें, तो मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह पर सवाल तो मौजूद है। अब कांग्रेस ने जवाब दे दिया है कि बी टीम है, लेकिन ये जवाब कितना मुतमईन करने वाला है, कितना संतुष्ट करने वाला है, ये हमारे जो चर्चा में मौजूद मेहमान है वो उनसे मैं पूछूंगा। चर्चा के लिए मौजूद है युगराज योगेश, जयंत तोमर और रमेश सिंह जी। युगराज जी, ये जो सारा मामला है, सियासत में जो हो जाए सो कम है। अब हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और नमाज और बकरा ईद, ये सब इसमें आ गया है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सच में भाजपा या हिंदुत्व की तरफ झुक रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व है, या ये वोट की पॉलिटिक्स है? आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता भले ही अपना है, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व से काम चलने वाला नहीं। अब तो हार्ड हिंदुत्व का ज़माना है। अब कांग्रेस इसको किस उसमें लेती है। और दूसरी बात, जो लोग मांग कर रहे हैं, उन लोगों का चरित्र भी ऐसे ही है कि वो यदि वोट भी देते हैं तो उसके बदले में आपसे कुछ चाहते हैं। कर्नाटक में उन्होंने दिया वोट, तो उन्होंने मांग कर दी कि साहब हमारा डिप्टी CM बना जाए, हमारे 6 मंत्री बना जाए। तो मतलब वोट देने के बदले वो एक तो वोट देकर एहसान करते हैं पार्टी पर, और दूसरा वो डिमांड करते हैं उसकी। तो ये जो असल में जमाने गिव एंड टेक का है। आप हमें, हम आपको कुछ देंगे तो बदले में कुछ चाहिए। अब सियासत में ये चीज़ पुख्ता हो गई है जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नहीं, लेकिन वैसे तो इस देश में 80% लोग भी वोट देते हैं। वो कहाँ डिमांड करते हैं कि साहब हमारा चीफ मिनिस्टर बना दो या हमारा ये वो बना दो। तो ये एक डिफरेंट कल्चर जो चल रहा है एक विशेष वर्ग का, ये सब चूंकि अब देश
धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पे चल रहा है तो या तो उसी पे चलने देना चाहिए। और कांग्रेस तो इस धर्मनिरपेक्षता की ठेकेदार है, तो वो क्यों इस पॉलिटिक्स में फंसती नज़र आ रही है, या वो क्यों इस पॉलिटिक्स में पड़ गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ग विशेष के लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी को तवज्जो देते हैं। और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि मध्य प्रदेश जो है वो द्विदलीय व्यवस्था का स्टेट है, तो यहाँ वो ये चाहती है कि जरा भी उनके वोट इस वर्ग के थोड़े भी वोट खिसक के कहीं और ना चले जाएं। इसलिए कांग्रेस को मुस्लिम ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये मैसेज कांग्रेस को भी मिला, कुछ परिणाम ऐसे भी मिले कि कांग्रेस भी अब उनको समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी। और जैसा कि हमने देखा पिछले 2-3 सालों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का नज़ारा ही अलग नज़र आया, हर त्यौहार पर अलग अलग रंग में नज़र आया प्रदेश कार्यालय, जो पहले कभी ऐसा देखा नहीं जाता था, जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे। तो स्वाभाविक है यदि वहाँ गणेश स्थापना हो रही है, वहाँ हनुमान चालीसा हो रहा है, तो ऐसे लोग तो डिमांड करेंगे ही। अब ये गेंद एक तरह से उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के पाले में पटक दी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह उनके बड़े पैरोकार हैं उस समाज के। तो अब देखने वाली बात तो ये होगा, सही बात है कि दिग्विजय सिंह जी क्या इसमें स्टेप उठाते हैं और कांग्रेस क्या इसी मुठ पर आगे जाती है, या कल देखते हैं कि बकरीद पर कुर्बानी दे के उसका प्रसाद बांटा जाता है सड़क चौराहे पे। तो ये AMIM के जो प्रदेश सचिव हैं तौकीर निज़ामी साहब, उनका पत्र मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश और ख़ासतौर से जिन राज्यों में इलेक्शन है वहाँ कांग्रेस के लिए चिंता का सबब भी बनेगा और सुर्खियाँ भी बटोरेगा। तो मैं जयंत तोमर जी आपसे सवाल करूँगा कि क्या ये मुनासिब है कि कांग्रेस के दफ्तर में बकरा ईद के मौके पर नमाज भी हो और बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी भी दी जाए, क्योंकि सवाल तो मौजूद है अगर आप ये करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की लाइन दोनों निज़ामों को साथ लेकर चलने की, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर वो ये करती है तो उसके लिए इस पत्र का जवाब भी हो जाएगा। अगर वो नहीं करती है तो फिर जो बीजेपी की बी टीम कही जा रही है, ओबीसी की पार्टी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा डैमेज तो करेगी। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, कांग्रेस तो खुद पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की पिच पर ही खेल रही है। बीजेपी ने जो हिंदुत्व का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस ने नरम हिंदुत्व से लेके और अब तमाम तरह के कर्मकांडों की शुरुआत न केवल सार्वजनिक जीवन में बल्कि पार्टी कार्यालय में शुरू कर दी, और उसका जो एक विपरीत प्रभाव आना था वो तो आ ही गया। आज जो जिस तरह की चिट्ठी का जिक्र आप कर रहे हैं उससे वो समझ में आता है। इस तरह की चीजों का कोई अंत नहीं होता है। होना ये चाहिए था कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में केवल जनता के बुनियादी मुद्दों को ही स्थान दिया जाना चाहिए। इस तरह के कर्मकांड और धार्मिक मसलों को बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने अपनी बुनियादी जो विचारधारा थी उसको भुला के और जिस तरह से अपने को साबित करने की कोशिश की है कि हम भी जो है उतने ही हिंदू हैं, और इस खेल में सारी चीजें बिगड़ती चली गई हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से कमलनाथ जी धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ पर गए, या हनुमान जी के मुद्दे को जिस तरह से उठाया गया कर्नाटक से लेके और मध्य प्रदेश तक में, और जबलपुर में हनुमान जी की गदा को प्रतीक के रूप में रखा गया। तो ये सब बताने की क्या जरूरत थी? आप बेरोजगारी के मुद्दे को रखते, आप महंगाई के मुद्दे को रखते, आप किसानों के मुद्दे को रखते, इतनी जो तकलीफें हैं लोगों की, जनसाधारण की, उन चीजों को रखते। लेकिन आप खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंस गए हैं आज की तारीख में, और ये एक ना एक दिन होना था। जी, मुझे लगता है कि ये तो अभी कम हुआ है, इससे ज़्यादा की हम लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां शरिया कानून की बात भी हो रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां इतवार की छुट्टी बदलकर शुक्रवार की छुट्टी की बात भी हो रही है। कई राज्य ऐसे हैं, दक्षिण भारत की हम झारखंड की बात करें, वहाँ ऐसी स्थितियाँ भी बनी है कि कुछ गाँव में आरती बंद करवा दी गई है और फिर कोर्ट के फैसले निर्देश पर आरती शुरू की गई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ी सी दिग्भ्रमित हो गई है, कन्फ्यूज़ है। वो राहुल गांधी अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। अब जब मुस्लिम लीग को आप सेकुलर कहेंगे तो फिर कमलनाथ भले ही बजरंगबली की बात करें, हिंदुत्व का मुद्दा उठाएं, तो फिर ये मुझे लगता है कि गड्ढमड हो रहा है। एक तरफ कमलनाथ भाजपा की काट ढूंढ रहे हैं कि जो उसका कठोर या एक तरह से प्रखर राष्ट्रवाद हिंदुत्व है उसको काट रहे हैं अपने बजरंगबली के प्रेम से।
सुंदरकांड के पाठ से, हनुमान चालीसा के पाठ से, उसको कहीं ना कहीं पैंच लगा दिया है जो निजामी साहब है उन्होंने। मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि कांग्रेस के बारे में है कि उसकी जो आइडियोलॉजी है उससे वो भटक रही है, और जो जैसा आपने कहा कि वो बीजेपी की पिच पे खेलने को मजबूर है, क्योंकि 80% वोट हिंदूवादी हैं। अगर कांग्रेस को सरकार में आना है तो वो भाजपा के हिंदूवादी वोट को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि जो अल्पसंख्यक 20% वोट है उसमें सरकार में आना उसका मुश्किल। वो फाइट तो कर सकती है, तो कहीं ना कहीं ये एक गणित है वोट का जिसमें वो उलझ गई है। मैं रमेश सिंह जी के पास आऊँगा। रमेश सिंह जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि सियासत जो कराए सो कम है। हो सकता है कि कल सिर्फ मीठी ईद पर वो शाम को जो 5 बजे 6 बजे उनका वो रोज़ा अफ्तारी होती थी वहाँ तक बात थी, लेकिन अब तो बात आ गई है बकरा ईद पर कुर्बानी देने की। आपकी राय, कांग्रेस वोट कुर्बान करेगी, विचारधारा कुर्बान करेगी, या वो सच में इस कुर्बानी को अपने कार्यालय में करके भाजपा को या निजामी साहब को जवाब भी देगी? रमेश जी। राघवेंद्र जी, कांग्रेस की हिम्मत बिल्कुल नहीं है अपने कार्यालय में कुर्बानी देने की। ये हालात कांग्रेस ने खुद पैदा किए हैं। 2014 के पहले जब मोदी ने हिंदुत्व को मेन स्ट्रीम, भारत की मेन स्ट्रीम में लाए, इसके पहले तक ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की पिच पे खेलते थे और खूब खुल के खेले 70 साल। 2014 के बाद इस देश के हिंदुओं को की आंखें खुली, तो अब ये जिसके बाद ये चुनाव हारे, ये 44 सीट पे पहुंच गए, तो इनकी हालत ये हो गई कि इनके पूर्व रक्षा मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता A.K. एंटोनी को ये कहना पड़ा कि कांग्रेस की इस हालत का कारण धर्मनिरपेक्षता है। असल में धर्मनिरपेक्षता नहीं है, कांग्रेस की इस हालत का कारण है धर्मनिरपेक्ष पाखंडवाद। पहले ये इस्लाम की पिच पे खेलते थे, अब ये यहाँ कांग्रेस कार्यालय में जो हिंदुत्व की जो पूजा है इसको खेल के ये दूसरी पिच बना रहे हैं। तो वो जो निजामी साहब जो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो बिल्कुल वाजिब है कि अगर आप सेकुलर है और सेकुलर होके आप कांग्रेस कार्यालय में हनुमान जी की आरती या दूसरे धार्मिक कर्मकांड कर रहे हैं, तो सेकुलरिज्म का तकाजा है कि आप इस्लाम के, मुसलमानों की जो रिवायतें हैं, मुसलमानों की जो संस्कृति है उसे भी कीजिए। लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा से 70 साल से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए क्या क्या किया है, आप ये बताइए। 70 साल से 1947 के बाद से जो मंदिरों, मुगल काल में जो हिंदुओं के मंदिरों का जो विध्वंस किया, उसे कवर अप करने के लिए न बरसे पैक्ट लाए। मनमोहन सिंह सरकार में वक्फ एक्ट इतना सख्त कानून लाए कि वो एक समानांतर सत्ता का प्रतीक बन गया। इसके बाद 47 से अभी तक कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में खड़ी होती रही है। हिंदुओं का तो नाम लेने से डरती थी, आज ये हिंदुओं के गीत गा रही है। तो निजामी साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल जायज है और कांग्रेस के गले में फंसेगी है। हालांकि यहाँ द्विदलीय व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, आम मुसलमान इस जो निजामी साहब ने ये कहा, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता हुआ नहीं लग रहा, क्योंकि उनकी मजबूरी है कांग्रेस को वोट देना। लेकिन रमेश सिंह जी, अभी तक जो हम 2 पार्टी सिस्टम की बात करते थे मध्य प्रदेश में कि यहाँ थर्ड फोर्स नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो एंट्री मध्य प्रदेश में हो रही है वो एक विकल्प है अल्पसंख्यक वोट के लिए उस तरफ जाने का। क्योंकि शुरुआत में योगीराज योगेश ने कहा कि वो हमेशा उस पार्टी को वोट करते हैं जो बीजेपी को हराने वाली होती है। ऐसा नहीं कि वो हर जगह, हर राज्य में कांग्रेस को वोट करते हैं। वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट करते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ वो नीतीश और लालू के साथ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने कसम खा रखी कि वो कांग्रेस को वोट करेंगे। अगर मध्य प्रदेश में केजरीवाल की पार्टी आती है, ओबीसी की पार्टी आती है, इसके साथ साथ अब दक्षिण भारत तेलंगाना के KCS राव की पार्टी भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी करी, तो मुझे लगता है कि इस बार विकल्प भरपूर होंगे मध्य प्रदेश में। तो वो जो 2 पार्टी सिस्टम की हम बात करते हैं, इस बार शायद ये कहना पड़ेगा कि तीसरा विकल्प नज़र तो आ रहा है। अब वोट कितने मिलते हैं उसके बाद तय होगा कि मध्य प्रदेश में 3 पार्टियां रहेंगी, थर्ड फोर्स रहेगी, या सिर्फ बीजेपी कांग्रेस का ही अखाड़ा चलेगा। योगीराज जी, आपकी राय? 47 से लेकर 2023 तक मुझे लगता है कि 2014 के बाद से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। बीजेपी जब बहुमत के साथ आई तो फिर कांग्रेस को लगा कि हमको अब 80% वोट की चिंता करनी पड़ेगी, और उसके चलते कमलनाथ ने सबसे चतुराई से काम किया और बीजेपी के
राष्ट्रवाद को चुनौती दी, हिंदुत्व को चुनौती दी। अब वो बजरंग बली, हनुमान चालीसा सब बातें कर रहे हैं। आपकी राय, ये मामला कितना उसको नुकसान पहुंचाएगा? जो निज़ामी साहब ने कहा कि यहाँ कुर्बानी भी होनी चाहिए और नमाज भी पढ़ी जानी चाहिए पीसीसी कार्यालय में। देखिए राघवेंद्र जी, ये बात तय है कि देश में 80% लोगों की उपेक्षा करके आप चुनाव नहीं जीत सकते या जनता में अपनी छवि नहीं बना सकते। 2018 का जब चुनाव हुआ था तब भी कमलनाथ जी ने क्लोज डोर मीटिंग में इस वर्ग के लोगों को बुलाया था और उनसे कहा था कि आप एकजुट हो जाएं तो हम आप चुनाव भी जीतेंगे और आपके लिए हम जो बनेगा वो करेंगे। और अभी मुझे इस डिमांड से एक अलग ही धारा नज़र आ रही है मध्य प्रदेश में इस वर्ग की, और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले हो सकता है कांग्रेस से वो अपना तोल मोल का भाव रखें कि इस बार यदि कांग्रेस आती है तो हमें कम से कम 2 मिनिस्टर कैबिनेट में चाहिए और इतने टिकट हमें चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में होगी, कुछ ओबीसी की पार्टी से भी टिकट लड़ेंगे और ये मौका बहुत अच्छा है उनको तोल मोल और भाव करने का। तो आप ये देखना कि ये सिलसिला अभी आगे बढ़ेगा। और जैसा कि रिकॉर्ड रहा है, मैंने कर्नाटक का आपको उदाहरण दिया कि उन्होंने ये बता दिया कि हमने आपको वोट दिया इसलिए हमें कम से कम डिप्टी सीएम का पोस्ट चाहिए और 6 मिनिस्टर चाहिए। ऐसी शर्त आप देखना मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि संभावना ऐसी नज़र आ रही, कांग्रेस को भी लगता है कि अब हम सत्ता में आ रहे हैं, मुसलमानों को भी लगता है कि कांग्रेस बिना हमारे सत्ता में आ नहीं सकती, और मुसलमान ये भी एहसान थोपना चाहते हैं कि हम तो हमेशा से ही आपको वोट देते चले आए। और मध्य प्रदेश में चूँकि कांग्रेस के अलावा कोई तृतीय दल सेकंड लाइन में नहीं है, इसलिए इस बार वो कांग्रेस पर अपनी भावनाएं थोपने का प्रयास करेंगे। तो आप ये देखना इस चुनाव तक इस ट्रैक की तरफ भी जाती हुई देखेंगे ये लोग, और हो सकता है कांग्रेस कुछ तालमेल भी उनसे करे, मुझे ये संभावना नज़र आती है। जयंत जी, दरअसल राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो इस मामले में लगता है कि वो मोहब्बत की दुकान थोड़ा सा उसका शटर डाउन होगा या वो दुकान जो शोरूम में बदलेगी, क्योंकि अगर निज़ामी साहब की बात पर कांग्रेस को अमल करना पड़ गया, ये नौबत आती है, तो जाहिर है कि ये जो मोहब्बत की दुकान है वो आगे बढ़ेगी। और अगर ये थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती है तो फिर मुस्लिम समुदाय की तरफ से मोहब्बत की दुकान को बंद करने के लिए आम आदमी पार्टी का विकल्प खुला होगा। हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड सी की बात है, प्रतीक्षा करो की बात है, देखो और प्रतीक्षा करो, उसके बाद ये पासा पलटेगा कि कहाँ कहाँ कांग्रेस को वोट करें और किस किस सीट पर वो आम आदमी पार्टी को वोट करें। हालांकि ये कहना जल्दबाजी, लेकिन इस तरह की लाइनें जरूर अभी दिख रही हैं, इस तरह के संकेत मिलते हैं। आपका इसमें क्या कहना है? जी राघवेंद्र जी, आपने जो राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया कि मोहब्बत की दुकान खुलेगी, अब वो खुलेगी कि बंद होगी या शोरूम में तब्दील होगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस कितनी उदारता के साथ और कितनी दूर तक अपनी राजनीति को देखती है। तात्कालिक राजनीति के जाल में अगर वो फंसेगी तो इसी तरह की मुसीबतें उसे प्रतिदिन उसके सामने आती रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस लेकिन जयंत जी, उन्होंने इस दुकान को शोरूम में बदलने का तो संकेत दे दिया है कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है। इससे बड़ा संकेत क्या होगा कि राहुल गांधी उस मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं जिसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया। अब वो मुस्लिम लीग जी धर्मनिरपेक्ष होती है तो शोरूम की तरफ तो बढ़ ही गए। राहुल गांधी किस संदर्भ में अपनी बात कह रहे हैं ये तो वही जानते होंगे, लेकिन जिस संदर्भ में देश की जनता इस बात को ले रही है उससे कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हम थोड़ा सा देखें कांग्रेस के इतिहास की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष रही जी, और उन्होंने जो होम रूल आंदोलन चलाया, उन्होंने जो थियोसॉफिकल मूवमेंट चलाया, उसमें बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि सनातन धर्म इस देश में नहीं रहेगा तो कौन से देश में रहेगा। एनी बेसेंट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल वही बात कह रही हैं जो दक्षिणपंथी राजनीतिक दल आज कह रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस का जो मूल जो चरित्र था वो बहुत उदारवादी था, और वो जो समय था जब वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया, जिस समय एक बड़े संगीतज्ञ परलुष्कर जी ने जो वंदे मातरम गाया और उस पर विवाद खड़ा हुआ। लेकिन हम देखें कि कांग्रेस का जो चरित्र है बहुत उदार है। लगातार आजादी के बाद और खासतौर पे पिछले कुछ दशकों में उसने जिस तरह की रणनीति अपनाई है उसके कारण उसे लगातार नुकसान हुआ है। अब उसे ये देखना पड़ेगा कि वो बुनियादी मुद्दों की तरफ कितनी जल्दी से लौटे। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों
और पर्यावरण सबसे बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण आप देखिए कि छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा लेकिन में कितने कोल ब्लॉक आवंटन जी जी लेकिन जयंत जी, आपको लगता है कि ये जो गंभीर मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, पर्यावरण का हो, या वो देश में सामाजिक समरसता का हो, इस तरफ कांग्रेस समेत किसी भी दल का कोई रुझान या झुकाव है? क्योंकि हर दल ये चाहता है कि उसको तत्काल किस मुद्दे पर वोट मिलेगा उसको वो उठाने की बात करते हैं। अब मोहब्बत की दुकान में मुस्लिम लीग अगर सेकुलर हो गई है तो फिर ये मुद्दा तो मुझे लगता है कि देश के हित से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ना इसमें बेरोजगारी की बात है, ना इसमें महंगाई की बात है, ना पर्यावरण की बात है। जी जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपने ठीक कहा, और ये कांग्रेस की गलती रही है। देश में राजनीति कुछ इस तरह से चली है जिसमें पैसे का बोलबाला हुआ है, अन्यथा 1952 से लेके अगले 20-25 साल की अगर राजनीति को, सार्वजनिक जीवन को देखें तो इस तरह से चुनावों में पैसे का बोलबाला नहीं था। जी और जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में चुनावी राजनीति में पैसे का बोलबाला हुआ है, उसमें अब कोई साधारण आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे सरपंची का हो चाहे वो पार्षद स्तर का है। विधायक और सांसद की तो बात ही अलग है। बिल्कुल। और इसके लिए कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है बजाय बीजेपी के। इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरह से आम सहमति से बड़े दल लेके आए हैं, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो एक ना एक दिन इसका खामियाजा सभी राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा, और अभी तो कांग्रेस उसको भुगत रही है। हाँ, भुगत तो सभी रहे हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान है। थोड़ी सी चर्चा दूसरी तरफ चलेगी, लेकिन हम इस पर फोकस करना चाहते हैं रमेश सिंह जी कि ये जो मोहब्बत की दुकान है या जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात है, उसमें कांग्रेस का जो रणनीति है, जो उसके खेल खेलने का तरीका है, वो क्या फंस रही है, या वो कमलनाथ की जो लाइन है थोड़ा सा राष्ट्र हिंदूवाद लेके चलें, थोड़ा सा बजरंगबली को लेकर चलें, क्योंकि कर्नाटक में बजरंगबली के चक्कर में ही कांग्रेस को बढ़त मिली है और बीजेपी को नुकसान हो गया था। बहुत संक्षेप में आपकी राय। राघवेंद्र जी, कांग्रेस दो नाव की सवारी कर रही है। असल में वो उन दोनों विचारधारा उसकी रगड़ रगड़ के चल रही है, तो चिंगारियां छूट रही है। कर्नाटक में जो हुआ है वो एक मतलब मैं उसे हनुमान जी या उनकी सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति नहीं मानता। कर्नाटक के मुद्दे अलग थे, वहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा था, दूसरा वहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी, तो वो एक अलग चीज थी। वहाँ कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का कारण नहीं था। लेकिन ये इनकी मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी ने एक सैद्धांतिक स्तर पे इस चीज को पेश कर दिया है, लेकिन भारत के व्यवहारिक राजनीतिक धरातल पे ये इसको एक नाक की सीध में चलाना संभव नहीं है। कांग्रेस ने जो किए है, मतलब जिस तरह की राजनीति 70 साल में की है, उससे हटके अब वो जब दूसरी राजनीति करती है, दूसरी पिच पर जब खेलती है, तो उससे जो चिंगारियां छूटती है, उन्हीं चिंगारियों का नतीजा है कि ये 44 सीट पे आ गए। इनने पहले ये ना किया होता तो आज ये अंतर विरोध जो भारत की राजनीति में कांग्रेस के संदर्भ में आ रहा है, ये ना आते। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर आप बहुसंख्यक की उपेक्षा करते हुए 2014 तक सरकार में रहे थे तो वो एक अलग मामला था, लेकिन 2014 के बाद देश बदला है। अब बहुसंख्यक इस बात की बात कर रहा है कि हमारी उपेक्षा अगर आप करेंगे तो वोट आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो धर्म के मुद्दे पर हो, चाहे वो मंदिरों के अलावा दूसरे मुद्दे पर हो। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले में फंस रही है, और जैसा शुरुआत में सभी साथियों ने कहा कि वो भाजपा की पिच पर खेल रही है, तो जो भाजपा का हिंदुत्व है, जो भाजपा का राष्ट्रवाद है, उस पर बीजेपी कांग्रेस को लेकर आ गई है। लेकिन सब जानते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस उतना कठोर नहीं हो सकती जितना बीजेपी है। तो इस लड़ाई में कांग्रेस हारने की तरफ ज़्यादा है, जीतने की तरफ कम है। अलग बात है कि वोट पाने में वो सफल हो जाए, लेकिन अभी मामला कांटे का चल रहा है और बीजेपी इस मुद्दे पर थोड़ा सा बढ़त बना रही है, कम से कम धर्म के मामले में। और निजामी साहब ने कांग्रेस को दुविधा में डाला, मुश्किल में डाला, रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा। अभी चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद। रमेश जी आपका भी, जयंत जी आपका भी साधुवाद, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो मांगे कुर्बानी मध्य प्रदेश में ये मामला ओबीसी की पार्टी ने शुरू किया, देखते हैं कहाँ तक जाकर रुकता है। आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।